आपको बेहतर दिखाई देगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में जो कमजोरी होती है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए उसको अच्छा माना जाता है। तो विश्वमोहन, कुल मिला जुला के अगर हम देखेंगे तो जो संकेत हैं भारतीय बाजार के लिए, वो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव आपको नजर आएंगे, और गिफ्ट निफ्टी रिफ्लेक्शन दे रहा है करीब 100 अंक ऊपर खुलने के। पिछले हफ्ते हमने देखा कि करीब करीब 2% की गिरावट निफ्टी में रही, 2.25% गिरावट निफ्टी बैंक में रही, और ओवरसोल्ड टेरिटरी में इंडेक्स चला गया है। तो हो सकता है कि आज आपको बाइंग देखने को मिले, और वैसे भी बजट हफ्ता है, थोड़ी बहुत बाइंग सेंटिमेंटली भी निकल के आती है। गिफ्ट निफ्टी ये फ्यूचर्स के लेवल है करीब 100 अंकों पर, 25,200 आप स्क्रीन पर अपने देखेंगे। ओके, तो पिछले हफ्ते की मुनाफा वसूली के बाद आज बाजार के लिए अच्छे संकेत दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट से भी ठीक ही संकेत है, और साथ ही गिफ्ट निफ्टी आज मजबूत ओपनिंग के संकेत दे रहा है। चलिए, ये तो बात हो गई ग्लोबल मार्केट की, लेकिन एक और अहम खबर है भारत के लिहाज से, वो है यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील का जो आज ऐलान होने वाला, हालांकि औपचारिक ऐलान है, इसकी जानकारी पहले ही वाणिज्य सचिव ने दे दी है। इसी पर सबसे पहले बातचीत करते हैं और चलते हैं अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगास सर के पास। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज उस औपचारिक डील का ऐलान हो जाएगा जिस पर बातचीत लंबे समय से चल रही है, 18 साल से कहा जा रहा है कि इस पर बातचीत चल रही थी, लेकिन इस ट्रेड डील का आज ऐलान हो जाएगा। इसके मायने क्या है? क्या कुछ भारत के ट्रेड के लिहाज से, इंटरनेशनल ट्रेड के लिहाज से कितना फायदेमंद है? क्योंकि ऑलरेडी यूएस के साथ डील में देरी हो रही है और एक सेकेंड बिगेस्ट मार्केट इंडिया को एक्सेस मिलेगा। क्या कुछ फायदा होगा, क्या असर होगा सर ओवरऑल? देखिए, ये बहुत बड़ा डील है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर हम देखें तो $136 बिलियन का ट्रेड रहा है 2024-25 में दोनों के बीच में, और EU में 27 कंट्रीज़ आती हैं, और ये जो डील है वो भारत और EU के बीच में जो होगा उसके तहत काफ़ी हद तक ट्रेडिंग का आसान हो जाएगा। रेट्स इम्पैक्ट होंगे, मतलब आपके टैरिफ रेट्स कम हो जाएंगे, और एक ग्रेजुअली ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उस तरफ मूव करेगा। मोबिलिटी में इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप लोग वहाँ पर जाके काम कर सकते हैं, वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, उस पर इम्पैक्ट होगा। डिफेंस कॉपरेशन है, क्योंकि काफ़ी यूरोपियन डिफेंस कंपनीज़ हैं जो भारत के साथ काम करती हैं। फ्रांस का देखें तो राफेल है, गन्स में भी हम काफ़ी दिखते हैं। वहाँ पर एयरबस है जो काफ़ी सप्लाई करती है भारतीय सेना को। तो डिफेंस कॉपरेशन भी बढ़ेगा इसमें, आपके ट्रेड का इम्पैक्ट भी होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सेक्टर जो है जहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट आगे जाके मिलेगा अगले 3 से 5 सालों में, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। वहाँ पर हम आज के डेट में जब हम इंपोर्ट करते हैं तो काफ़ी हाई रेट्स है, 110% का रेट डालते हैं, वो कम होकर अभी 30% हो जाएगा, और अगले 5 साल में वो कम होते होते 10% तक जाएगा। तो वो एक चीज़ है। तो हमें देखने को मिलेगा कि यूरोपियन गाड़ियाँ जो हैं भारत में आएंगी, और भारत में शायद उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, क्योंकि वो इंडिया में अगर आ रही हैं तो उनको उसके हिसाब से उनको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डील है, बहुत बड़ी डील मानी जा रही है। ये एक तरह से देखें तो थोड़ा सा यूएस से भी बड़ी डील मानी जा रही है। तो वो 27 देशों के साथ एक तरह से ये एक डील जब आएगी तो भारत का ऑलरेडी डील आ चुका है आपके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके, और अब यूरोपियन यूनियन के साथ आ गया है। तो एक तरह से, और आसियान के साथ ऑलरेडी है ये डील, आसियान, जापान और साउथ कोरिया के साथ ऑलरेडी है ये डील हमारा। तो हमारा जो वो मेन ऑब्जेक्टिव है कि ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ एंगेजमेंट इंक्रीज़ किया जाए, ट्रेड डबल किया जाए अगले 5 से 10 सालों में, वो उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। और अब नज़रें जब होंगी उस पूरी नज़रें जो है यूएस डील में चली जाएंगी, क्योंकि ये सारे डील्स एक तरह से एक बेस बना देती हैं कि किस स्ट्रक्चर में हम अपना डील करना चाहते हैं। हाँ, ये डील साइन होने में 6 महीने का टाइम लगेगा, बट वो इसलिए क्योंकि लीगल है, लीगल लैंग्वेज उसको क्लियर करना है। बट मोटा जो फ्रेमवर्क है वो आज अनाउंस हो जाएगा, और दोनों देश अनाउंस करेंगे आज आफ्टरनून में। तो वो एक बड़ी चीज़ है कंपनीज जो यूरोपियन मार्केट्स में एक्सपोजर है उनके लिए भी, और यूरोपियन कंपनी जो इंडिया में आके अपना मार्केट इंक्रीज़ करना चाहती हैं उनके लिए भी। निश्चित तौर पर एक बहुत ही क्रूशल ये डील होगी, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी वो भी मार्च के पहले हफ्ते में भारत आ सकते हैं।
तो जो डिसरप्शन ट्रंप ने पैदा किए हैं उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हो रही है और उस दिशा में हम देखेंगे कि एक अहम कदम ये साबित होगा। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। लेकिन अगर हम एफआईज की बात करें तो चूंकि रुपया लगातार वीक हो रहा था, एफआईज की सेलिंग भी नहीं थम रही है। अगर हम शुक्रवार की बात करें तो 4,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं एफआईज ने कैश में, और डीआईज तो लगातार बाइंग कर ही रहे हैं। तो आप इन आंकड़ों को कैसे देख रहे हैं, एफआई डीआई की पोजीशनिंग को, और ओवरऑल सेटअप आज के लिए कैसा है? देखिए, एफ का अगर हम देखें तो एक ट्रेंड आ रहा है कि वो नेट सेलिंग करते जा रहे हैं। बाज़ार 26,300 से गिर के 25,000 पे पहुंच गया है। 1,300 पॉइंट का फ़र्क है, 5% के आसपास गिरा है टॉप से। बट एफ की सेलिंग कंटिन्यूस है और वैल्यूएशन जो है अपने बाज़ार का वो अभी भी 20-21 टाइम है। तो वो वैल्यूएशन को लेके एफ जो है इस वैल्यूएशन में बेच रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि कंपनी उसमें प्रॉब्लम है। और एफ हाई वैल्यूएशन मार्केट से बेच के लो वैल्यूएशन मार्केट्स में जा रही हैं, वहाँ पर कर रही हैं ताकि वहाँ पर उनको गेंस ज़्यादा मिले। बट ये एक शॉर्ट टर्म है। उम्मीद यही है कि अर्निंग्स जैसी इंप्रूव होंगी, FY27 की अर्निंग्स एक जैसी आएंगी और ये इंप्रूव होंगी तो वो एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क रहेगा कि जिसकी वजह से अगर हम कहते हैं कि FY27 में अर्निंग्स 14-15% बढ़े और अगले साल 27-28 में भी 14-15% बढ़े तो ये वैल्यूएशन जो है काफ़ी जस्टिफाइबल हो जाएगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। बट आज के डेट में हम देखें तो एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने देखा कि काफ़ी बिकवाली हो रही है। HDFC में कुछ हाई डिलीवरी देखने को मिल रहा है, ICICI बैंक में डिलीवरी देखने को मिल रहा है, एक्सिस बैंक में भी हमने देखा और SBI में भी देखा। तो फाइनेंशियल और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में तो सी बिकवाली देखने को मिल रही है क्योंकि वहाँ पर तो सी गेन्स हैं उनके लिए। बट ओवरऑल देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट कर ही रहे हैं और इनफ्लोज जो हैं वो इस मार्केट को सस्टेन कर रहे हैं इस लेवल पे। बट अर्निंग्स एक मेजर फैक्टर है आगे जाके, क्योंकि ये जब तक ये अर्निंग्स नहीं इम्प्रूव होंगे तब तक ये फॉरेन फ्लोस नहीं आएंगे। तो जब तक अर्निंग्स ग्रोथ मैनिफेस्ट नहीं होता और लोग उम्मीद जो लगाई है वो दिखती नहीं है, तब तक पैसा वापस आने वाला नहीं है एफआईएस का, और एफआईएस नेट सेलर्स ही रहेंगे इस मार्केट में। सर लेकिन ये 3 दिनों के बाद, लंबे वीकेंड के बाद हम देख रहे हैं कि आज बाजार की शुरुआत होगी, लेकिन आज एक्सपायरी भी है तो उस वजह से काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। तो इसको देखते हुए किस तरह की रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी में बनानी चाहिए ट्रेडर्स को आज? देखिए, एफएनओ का आज वीकली एक्सपायरी है, निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है और उसमें अगर हम देखें तो निफ्टी में लगभग 55% का रोल ओवर हुआ है, निफ्टी बैंक में 52% का। बैंक्स HDFC और ICICI बैंक में रोल ओवर अच्छा रहा है, 81% का रोल ओवर हुआ है वहाँ पर। और अगर हम रिलायंस में भी देखें तो 75% का रोल ओवर हुआ है। अगर हम मार्केट का ब्रॉड देखें कि मार्केट का अभी बैंड कहाँ पर है और कहाँ पर पोजीशंस बन रही हैं, तो कॉल राइटिंग जो है 25,100 और 25,200 पे है। इसका मतलब ये है कि एक रेजिस्टेंस बन रहा है 25,100 और 200 पे। और अगर हम पुट राइटिंग को देखें तो 24,500 और 25,000 पे है। तो पहला बेस तो आपको 25,000 हो गया और उसके बाद तब गिरेगा तो अगला जो सपोर्ट आ रहा है 24,500 पे आ रहा है। पर ओवरऑल जो हम देखें तो आपका जो निफ्टी सपोर्ट का बैंड है 24,600 से लेके 25,500 के बीच में लार्ज बैंड है और ये वीक जो है बहुत ही वॉलेटाइल वीक है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी मूवमेंट्स ऊपर नीचे देखने को मिलेगी। एक्सपायरी लेड तो होगी क्योंकि 2 एक्सपायरीज आ रही है और एक फेड का भी आ रहा है जो उम्मीद ये है कि शायद पॉज करे, होल्ड पे रखे फेड इस बार, क्योंकि लेबर मार्केट सोचे स्टेबल है, इन्फ्लेशन स्टेबल है। तो हो सकता है कि होल्ड पे भी जाए इस बार फेड और बोले कि मैं मार्च में ही अब अगला कट करूँगा। बट आज के डेट में जो है वो ऐसे लग रहा है कि एक होल्ड की बात हो रही है फेड रेट कट की। बट ये सब चीज़ें के
ऊपर एक चीज़ और आ रही है, वो है बजट, जो कि संडे को आ रहा है Feb 1 को। तो आपका अभी आप जो देखेंगे पोजीशनिंग, आप सारे बजट स्टॉक्स में एक बार पोजीशनिंग बिल्ड होना देखेंगे आज के बाद, और फिर आप एक बिल्डअप रहेगा फ्राइडे तक, और फिर उसके बाद मंडे को होगा, उसके बाद संडे को ट्रेडिंग होगी। तो वो भी एक रहेगी। संडे में संडे को पहली बार ट्रेडिंग हो रही है बजट के चलते, तो वो भी एक ट्रेडिंग सेशन है जहाँ पर हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन थोड़े से कम होंगे, रिटेल और HNIs और शायद आपके ऑल्टरनेट फंड काफ़ी रहेंगे या PMS रहेंगे इसमें। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको अब सबको देखना पड़ेगा। और वॉलेटाइल वीक है, संभल के रहिएगा आप। अगर आपके पास कन्विक्शन है तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए लंबे टाइम के लिए, और अगर आपके पास कोई एडवाइज़र है तो उसकी मदद लीजिए, क्योंकि इस मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी है। आज इस हफ्ते में इतनी वॉलेटिलिटी है कि लोग अपने पैसे गंवा सकते हैं। सजीव सर, अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो एक्सिस के, कोटक के, इंडसइंड के नतीजों पर नजर थी, नतीजे आ गए हैं। एक्सिस बैंक के अगर मुनाफे की बात करें तो 3% का राइज है, कोटक बैंक में 4% का अनुमान के मुताबिक रहे नंबर्स। लेकिन इंडसइंड बैंक की अगर हम NI की बात करें तो उसमें 13% की गिरावट है। कैसे देख रहे हैं आप नतीजों को, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, 3 बड़े नतीजे आए प्राइवेट सेक्टर में। कोटक आया सैटरडे को, इंडसइंड आया आई थिंक फ्राइडे मार्केट आज के बाद, और मंडे को एक्सेस आया। कोटक के नंबर देखें तो निम्स, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन ना फ्लैट रहे, ट्रेजरी गेंस कुछ नहीं थे, नंबर्स थोड़े से कमज़ोर दिखने को मिले, क्योंकि YOY अगर आप NI ग्रोथ देखें तो 5% दिखाया उसने। इतना कुछ बड़ा नहीं है, बट उसके क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कम रहा 70 बेसिस पॉइंट, जो कि अच्छा है एक तरह से। बट दिसंबर में जो रिपो रेट कट हुआ 25 बेसिस पॉइंट का, उसका इम्पैक्ट जो है उनके निम्स में देखने को मिलेगा Q4 में। और आपके Q3 के निम्स भी जो हैं वो थोड़े से नीचे रहे उसके। दूसरा जो है एक्सिस बैंक, जहाँ पर हमने स्लिपेजेस को जो स्टेबल देखा, ग्रोथ अच्छी थी, नंबर्स नतीजों के ऊपर अनुमान के ऊपर रहे। निम्स वहाँ पर भी 9 बेसिस पॉइंट गिरे, और वहाँ पर गिर के 3.6% हो गया है, 3.64%। बट वहाँ पर भी उम्मीद यही है कि निम्स Q4 में जाते जाते थोड़े से और गिरेंगे या अंडर प्रेशर रहेंगे, क्योंकि दिसंबर में रिपो रेट कट हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि सारे के सारे रिपो रेट लिंक्ड लोन्स हैं, तो रेट तक अब कट होगा तो उसका जो साइकिल तब आता है तो सबके इंटरेस्ट रेट्स उतने गिरेंगे। तीसरी जो है इंडसइंड में प्रॉफिटेबल तो अनाउंस किया है, नंबर डायरेक्शनल पॉजिटिव दिख रहा है, बट अभी भी स्लिपेजेस है। MFI का जो उन्होंने एक्सपोजर है उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोविजंस वगैरह किए हैं, तो अभी भी 2 से 4 क्वार्टर हैं इंडसइंड को जहां पर वो वापस ग्रोथ फेज में आए, और वो एक वेट एंड वॉच मोड पे रहेगा। ये 3 बैंक्स जो हैं इस हिसाब से रहेंगे। कुछ छोटे छोटे बैंक्स हैं जो या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, वो उन्होंने अच्छा किया है, क्रेडिट एक्सेस ने अच्छा किया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो जो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसने थोड़ा सा अच्छा किया है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अच्छे, तो उन्होंने कुछ अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। बट टॉप 3 के प्राइवेट बैंक जो आए थे इस वीकेंड में, उसमें एक्सिस स्टैंड आउट रहा, उसके बाद आपका कोटक आता है, और फिर आपका इंडसइंड आता है। ओके, चलिए सर, तो ये तो बैंक की बात हो गई, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे भी ठीक रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर आपकी रणनीति क्या है, क्या करना चाहिए यहाँ पर सर? देखिए, अल्ट्राटेक के नंबर बहुत अच्छे रहे। अब वॉल्यूम बहुत अच्छा ग्रोथ था, 15% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ रहा अल्ट्राटेक का। और अगर हम सारे नंबर्स देखें तो बेटर रियलाइजेशन भी थे। 1007 के ऊपर का रियलाइजेशन था, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। वो बेसिकली ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एक्सपेंशंस के बाद इनके नंबर्स भी अच्छे दिख रहे हैं। तो अल्ट्राटेक के नंबर्स देख के ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है, और उसकी वजह से और प्राइसिंग भी उनको अच्छा मिल रहा है। तो वॉल्यूम और प्राइसिंग दोनों उनके लिए काम कर रहा है, और उसकी वजह से उनका टॉप लाइन जो है वो अच्छा हुआ है, और मार्जिन्स भी
इम्प्रूव हुए हैं और रियलाइजेशंस भी इम्प्रूव हुए हैं। अल्ट्राटेक के अलावा 2-3 नंबर्स हैं जो देखने लायक हैं। एक तो है गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स, अच्छे नंबर्स आए, 7% वॉल्यूम ग्रोथ रहा। तो अगर आप रेवेन्यू देखें तो 8.78% का ग्रोथ है। सीसी टर्म्स में, कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 7% है, बट मार्जिन्स भी अच्छे हैं इसके गोदरेज के। दूसरा जो है JSW स्टील के नंबर्स अच्छे रहे, मतलब अच्छे मतलब इन द सेंस कि लोगों के अनुमान के मुताबिक थे। स्टील रियलाइजेशंस अभी बॉटम आउट हो गए हैं। हमने देखा कि HRC प्राइसेस जो है, हॉट रोल्ड कॉयल की प्राइसेस जो हैं पिछले 1 महीने में काफ़ी बढ़े हैं, जिसकी वजह से अनुमान ये है कि अब Q4 के जो नंबर्स है उसमें मार्जिन्स ऊपर जाएंगे JSW स्टील के लिए। दूसरा कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनके नंबर्स वीक रहे। 2 कंपनीज आते हैं नाम पे, ज़ुबान पे। एक है सिप्ला, इसके नंबर्स वीक रहे क्योंकि US में इसके सेल्स गिरे हैं 27% के आसपास। लैंड्रियोटाइड और रेवलिमेड की सप्लाई में गिरावट के चलते इनकी टॉप लाइन गिरी है, US के सेल्स गिरे हैं, तो नंबर्स वीक रहे सिप्ला के। दूसरा है वनसोर्स, वो CDMO प्लेयर है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर है। वहाँ पर तो हुआ ये है कि सेमीग्लूटाइड का जो लॉन्च है कनाडा में वो डिले हो गया, इसके वजह से इसके वो अपनी कैपेसिटीज़ को लिवरेज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से टॉप लाइन और मार्जिन्स वहाँ पर गिरे हैं। तो ये 2 फार्मा में ये 2 अभी वीक नंबर दिख रहे हैं। कंज्यूमर में गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स अच्छे रहे, सीमेंट में अल्ट्राटेक के नंबर्स अच्छे रहे, स्टील में वीकनेस जारी है। एबिटा पर टन अभी भी गिरा है, बट उम्मीद है कि आगे जाके पॉजिटिव रहेगा। तो बैंक्स ऑलमोस्ट एट इन लाइन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ब्लॉकबस्टर है, बट बाकी सब जगह से अगर हम देखें तो आज के डेट में पूरे अर्निंग्स को हम एक नज़र से देखें तो नंबर्स बेकार नहीं है, इन लाइन है या थोड़े से अच्छे हैं, बट क्या ये FY27 के अर्निंग्स को 14 से 15% ग्रोथ दे पाएंगे? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है आज के डेट में मार्केट के लिए। सर जी, सर बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि आज बाजार में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में भी गाइड करने के लिए।